नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं ऑपरेशन थिएटर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपका ऑपरेशन थिएटर का होता है, क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन और डिजाइन है, उसके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से इसके अंदर जोन्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, एरिया और जोन के बारे में, वेंटिलेशन के बारे में जानेंगे, लाइट के बारे में जानेंगे, स्पेसिफिकेशन क्या होता है आपका ऑपरेशन रूम का, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और फिर हम यहाँ पर समझेंगे स्टाफ एंड मेंबर ऑफ द ओटी टीम। ओटी टीम में कौन कौन से मेंबर और स्टाफ होते हैं, ओटी को आपको डिजाइन करते समय कौन कौन से पैरामीटर आपको ध्यान में रखना है उसके बारे में जानेंगे। और मस्ट द फॉलोइंग सर्विस एंड डिजाइन, कौन कौन सी सर्विस और डिजाइन होना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और हम फाइनली देखेंगे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ओटी नर्स। राइट, चलिए तो लेट्स बिगिन स्टार्ट टुडेस लेक्चर। फर्स्ट वन आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल सेटअप ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। तो ऑपरेशन थिएटर क्या होता है, व्हाट इज ऑपरेशन थिएटर और ऑपरेटिंग रूम। The areas in the hospital where operations, surgeries or operative procedure can be performed either for diagnostic and treatment purpose। क्या बताया जा रहा है, the area where the hospital operations, surgeries और procedure can be performed। वहां पर हॉस्पिटल में आपका एक एरिया होता है जहां पर क्या होता है, आपका ऑपरेशन, सर्जरीज, ऑपरेटिव प्रोसीजर को हम परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटिव प्रोसीजर को, सर्जरी को हम करते हैं क्यों, डायग्नोस्टिक पर्पस और ट्रीटमेंट के लिए। राइट, वेयर द एरिया, ऑपरेशन थिएटर क्या होता है, आपका एरिया होता है जहां पर ऑपरेशन, सर्जरीज, प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म फॉर डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट पर्पस। राइट, अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड डिजाइन के बारे में, इसका किस तरीके से डिजाइन होता है, क्लासिफिकेशन इसका क्या है। The design and classification of an operation theatre (OT) are crucial for ensuring a sterile environment to minimize infection risk and optimize surgical outcome. Below are the key element and consideration। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन और डिजाइन के बारे में। जब भी आप इसका डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप ऑपरेशन थिएटर को बना रहे हैं, तो आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है कि यहाँ का जो है स्टेराइल एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शन का, पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस का ग्रो होने का और इसका रिस्क आपको कम से कम रहे और जो आपका आउटकम है वो आपका पॉजिटिव आउटकम है आपका। और बिलो आर द की एलिमेंट कंसिडर। अभी हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है इसको कंसिडर करते हैं। ये आपका ऑपरेशन थिएटर रूम है। फिर जोन इन द ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में आपके कौन कौन से जोन होते हैं, कौन कौन सा आपका एरिया होता है। तो फर्स्ट वन यहाँ पर आपका आ जाएगा अनरेस्ट्रिक्टेड क्लीन जोन, है ना। अनरेस्ट्रिक्टेड होता है ये जोन आपका और क्लीन जोन होता है, मीन्स यहाँ पर आपके पर्सन आ सकते हैं विदाउट आपका एसेप्टिक टेक्निक होता है, विदाउट गाउन, ग्लव्स, मास्क, है ना, विदाउट अनस्ट्राइल भी यहाँ पर आप आ सकते हो। पर्पस दिस एरिया इंक्लूड द एंट्रेंस ऑफ द ओटी। ये क्या होता है, ओटी का आपका एंट्रेंस होता है और सूट, है ना, एंट्रेंस ऑफ द ओटी और सूट। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पर कौन कौन आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आ सकते हैं। चेंजिंग रूम हो सकता है आपका, और अदर एंड स्टोरेज एरियाज ऑफ द क्लीन सप्लाईज। और दूसरा क्या हो सकता है, आपका सप्लाईज के लिए आपका क्लीन और एक स्टोरेज एरिया हो सकता है। राइट, आपका अनरेस्ट्रिक्टेड क्लीन जोन क्या होता है, दिस एरिया इज इंक्लूड एंट्रेंस हो सकता है ओटी का, सूट रूम हो सकता है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो सकता है, चेंजिंग रूम हो सकता है, अदर आपका स्टोरेज रूम हो सकता है फॉर क्लीन सप्लाई के लिए। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, नो स्पेसिफिक अटायर रिक्वायरमेंट, यहाँ जाने के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक अटायर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरल क्लीनलीनेस मेंटेन, यहाँ पर सिर्फ आपको जनरल क्लीनिंग मेंटेन करके रखना होता है, दैट्स इट। राइट, अभी हम बात करेंगे सेमी रेस्ट्रिक्टेड और प्रोटेक्टिव जोन। दूसरा आपका कौन सा जोन है, सेमी रेस्ट्रिक्टेड और प्रोटेक्टिव जोन। ये आपका थोड़ा सा अनरेस्ट्रिक्टेड से सेमी रेस्ट्रिक्टेड होता है, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव जोन होता है, या हम इसको कह सकते हैं सब स्ट्राइल एरिया। राइट, इसका क्या पर्पस होता है, पर्पस इंक्लूड पेरिफेरल सपोर्ट एरिया सच एज कॉरिडोर्स, स्क्रब एरिया एंड स्ट्राइल स्टोरेज।
ना। इसमें क्या क्या पर्पस इंक्लूड हो सकता है आपका, पेरिफेरल सपोर्ट के लिए हो सकता है, एरिया सच एज कॉरिडोर्स हो गया, स्क्रब्स हो गया एंड स्ट्राइल स्टोरेज इसमें हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ जाएगा आपका, पर्सन मस्ट वेयर सर्जिकल अटायर एंड कवर देयर हेयर्स। यहाँ पर जो पर्सन आ रहे हैं उनका क्या होना चाहिए आपका, सर्जिकल, आपको जो भी इक्विपमेंट वो आपको वेयर करना है एंड कवर आपका आपका हेयर कैप आपका लगा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका यदि हेयर का लॉस होगा, आपका हेयर जाएंगे तो आपके ऑपरेशन थिएटर तक भी जा सकते हैं। तो इस ये आपका सेमी प्रोटेक्टिव एरिया होता है, या सेमी स्ट्राइल जोन हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको। इसमें आपका कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपका कॉरिडोर हो गया, स्क्रब एरिया हो गया, जहां पर आप ऑपरेशन में जाने से पहले क्या करते हो, आप स्क्रब को खोलते हो, आप वॉश आउट होते हो, है ना। आपका कॉरिडोर हो सकता है, या स्टाइल आपका स्टोरेज भी इवन आपका हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या, पर्सन मस्ट सर्जिकल अटायर कवर देयर हेयर। यहाँ पर आपको जाने के लिए आपको सर्जिकल वेयर करना पड़ता है, सर्जिकल क्लोथ जो भी है, और आपको आपके हेयर को कवर करके मास्क लगा के हेयर कैप लगा के एंट्री करना होता है। फाइनली आ जाएगा आपका रेस्ट्रिक्टेड एरिया या रेस्ट्रिक्टेड जोन ऑपरेशन थिएटर रूम ना। पर्पस, दिस एरिया एनकम्पासेस द एक्चुअल ऑपरेटिंग रूम वेयर सर्जरीज आर परफॉर्म। ये जो रूम होता है ये आपका एक्चुअल रूम होता है जहां पर आपका ऑपरेशन और सर्जरी परफॉर्म की जाती। मींस आपका ऑपरेशन रूम जो आपने पीछे स्ट्रक्चर में देखा हुआ है, आपका एक्चुअल ऑपरेटिंग रूम आता है जहां पर आपकी सर्जरी परफॉर्म होती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, स्ट्रिक्ट सेप्टिक एसेप्टिक। यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना है, मस्ट बी मेंटेन। पर्सन वेयर स्टाइल एंड गाउन, जो भी पर्सन जा रहे हैं उनको स्टाइल गाउन और भी ग्लव्स वगैरह, मास्क हो गया, कैप मास्क हो गया, हेड कैप हो गया, ये सारी चीजें आपको पहले से वेयर करके रखना है ना। तो जब भी आप ओटी के अंदर एंटर कर रहे हो आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का, जो भी पर्सन एंटर कर रहा है, अदर नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, ओटी आपकी टीम हो सकती है, आपको गैप मार्क्स हो गया, स्टाइल आपको ग्लव्स हो गया, गाउन हो गया, ये सारी चीजें आपको स्क्रब करके ही एंट्री करना होता है, राइट। नॉर्मल क्लोथ में आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करना, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड एरिया, राइट। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे डिस्पोजेबल जोन के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्पोजेबल जोन। So what is disposable zone? Purpose, designed for the disposal of the biohazards waste and use surgical instrument. ये जो एरिया होता है किस लिए डिजाइन किया जाता है, ताकि आपको जो बायोकेमिकल है, बायोहजार्ड से उनको डिस्पोजल करने के लिए और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए, यूज सर्जिकल वेस्ट एंड यूज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिनका ऑपरेशन के दौरान यूज हुआ है उनको टेम्परेरी बेसिस पर रखने के लिए और डिस्पोजेबल करने के लिए आपके बायोहजार्ड्स का इनका यूज होता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा, प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजेबल प्रोटोकॉल मस्ट बी फॉलोड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। आपको कंटामिनेशन, गंदा होने से प्रिवेंट करने के लिए, आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको वेस्ट को सेग्रीगेट करना है और उसको आपको डिस्पोजेबल करना एज पर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, बीएमडब्ल्यू के अकॉर्डिंग, राइट। अभी हम बात करेंगे सब एरिया विद इन द ऑपरेशन थिएटर। आपको सब एरियाज होते हैं जो कि आपके ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन रूम में जाने से पहले और भी अलग अलग उसके कंपार्टमेंट होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। प्रिपरेशन रूम, प्रिपरेशन रूम में क्या आता है आपका, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड सर्जिकल टीम। प्रिपरेशन रूम वो होता है जहां पर आपका पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना होता है बिफोर द ऑपरेशन, एंड जो आपकी सर्जिकल टीम है वो प्रिपेयर होती है, आपकी तैयार होती है ऑपरेशन करने के लिए फाइनली, राइट। फिर आ जाता है आपका एनेस्थेसिया रूम। ये जो रूम होता है यहाँ पर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एनेस्थेसिया एंड मॉनिटर द पेशेंट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन, राइट। एनेस्थेसिया रूम में क्या होते हैं, पेशेंट को आप एनेस्थेसिया इंट्रोड्यूस करते हो, पेशेंट के एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देते हो और पेशेंट को मॉनिटर करते हो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले, प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद। तो दोनों टाइम आप पेशेंट को मॉनिटर करते हो, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है उसके रिलेटेड। फिर आ जाता है स्टराइल स्टोरेज। स्टराइल स्टोरेज फॉर स्टोरिंग स्टराइल इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाई। दूसरा जो रूम आता है आपका स्टराइल स्टोरेज, इसमें क्या होता है, आपके जो स्टराइल इंस्ट्रूमेंट है उनको स्टोर किया जाता है और उनको रिक्वायरमेंट होने पर सप्लाई किया जाता है आपके ऑपरेशन थिएटर में।
CSDD है ना, सेंट्रल स्टेराइल यूनिट डिपार्टमेंट, राइट। फिर स्क्रब एरिया वेयर सर्जन्स एंड नर्सेस परफॉर्म सर्जिकल हैंड स्क्रब एरिया में क्या होता है, जहां पर आपका सर्जन हो गए, नर्स हो गए, वो सर्जरी हैंड स्क्रब करते हैं, वो होता है आपका स्क्रब एरिया, जहां पर आपको हैंड वॉश करना होता है, हैंड को आपको स्क्रब करना होता है। फिर आ जाएगा रिकवरी रूम फॉर पेशेंट रिकवरी इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी, सर्जरी होने के बाद पेशेंट को हम रिकवरी रूम में शिफ्ट करते हैं, उस समय के लिए आपका पेशेंट रिकवरी रूम में आपका पोस्ट ऑपरेटिव रूम में रहता है, राइट। तो ये होता है आपका रिकवरी रूम। चलिए अभी हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग रूम और स्पेसिफिकेशन, है ना। तो आपका पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव रूम आते हैं। प्री ऑपरेटिव में आप क्या करते हो, पेशेंट को ऑपरेशन से पहले कुछ समय तक रखते हो, कुछ एंटीबायोटिक वगैरह हो गया वो आप पेशेंट को इंट्रोड्यूस करते हो, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन बोला है डॉक्टर ने तो वो आप देते हो। फिर आता है एनेस्थेसिया रूम, जहाँ पर आप एनेस्थेसिया देते हो, राइट। प्रिपरेशन रूम वो होता है जहाँ पर आपकी टीम प्रिपेयर होती है और सर्जरी करने के लिए। स्टाइल स्टोरेज होता है, वहां पर आप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम स्टोरेज करते हैं जो सर्जरी के दौरान यूज होते हैं। स्क्रब एरिया वो होता है जहाँ पर डॉक्टर और नर्सेज स्क्रब करते हैं, वॉश आउट होने के लिए जाते हैं। रिकवरी रूम या पोस्ट ऑपरेटिव रूम हम बोल सकते हैं, जहाँ पर हम पेशेंट को रिकवर करने के लिए कुछ समय रखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव में जाने से पहले। फिर आ जाता है आपका पोस्ट ऑपरेटिव रूम और प्री ऑपरेटिव रूम, राइट। तो ये सारी भी यहाँ पर डिजाइन होती है आपकी। और फिर आता है आपका SSD, है ना, सेंट्रल सप्लाई इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट, CSDD। फिर आ जाएगा आपका ऑपरेशन थिएटर स्पेसिफिकेशन, ऑपरेशन थिएटर ऑपरेटिंग रूम स्पेसिफिकेशन, है ना। इसमें आपका क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, कैसे आपका ऑपरेशन थिएटर का डिजाइन होना चाहिए, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। नंबर एंड साइज, टिपिकली ईच ऑपरेशन रूम शुड बी मिनिमम 400 स्क्वायर फीट, है ना। आपको विशेष ध्यान रखना है नंबर और साइज, ये हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट हो सकता है, हॉस्पिटल की पेशेंट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि आप कितना ऑपरेशन थिएटर आप क्या उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग ऑपरेशन रख रहे हैं, जैसे न्यूरो का हो गया, कार्डियो का हो गया, नेफ्रो का हो गया, ना, ऑर्थो का हो गया, जनरल सर्जरीज का हो गया और आपका गायनिक का हो गया। तो ये आप अकॉर्डिंग टू आपके हॉस्पिटल में सेटअप के अकॉर्डिंग कितना पेशेंट आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको डिपेंड करता है। पर मिनिमम आपका जो होना चाहिए टिपिकली वो कितना होना चाहिए, यहाँ पर आपका स्क्वायर फीट में हम यदि रूम की बात करें, ऑपरेशन थिएटर OT रूम शुड बी मिनिमम आपका 400 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। The number of operations depend on the hospital's capacity and patient load। और दूसरी चीज ये डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल की कैपेसिटी पर, पेशेंट के लोड पर, आपके पास कितने पेशेंट आ रहे हैं, आपकी हॉस्पिटल की कैपेसिटीज क्या है उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। अब आ जाएगा डोर शुड बी वाइड इनफ, डोर आपका चौड़ा होना चाहिए, इनफ होना चाहिए ताकि इजीली आप पेशेंट को शिफ्ट कर सको, पेशेंट को आप ट्रांसफर कर सको। एकोमोडेट स्ट्रेचर आपकी होना चाहिए, एकोमोडेबल आपकी स्ट्रेचर होना चाहिए। एंड अदर इक्विपमेंट प्रेफरली स्लाइडिंग डोर मिनिमाइज द एयर डिस्टर्बेंस, राइट। जो आपका डोर है वो कैसे होना चाहिए, आपका स्पेशली आपका स्लाइडिंग डोर होना चाहिए जो कि आपके एयर डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करें। और आपका स्ट्रेचर होना चाहिए पोर्टेबल आपका, और अदर इक्विपमेंट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। फिर आ जाएगा आपका सरफेस और फ्लोरिंग, जो आपका सरफेस है आपका फ्लोर है वो कैसा होना चाहिए ऑपरेशन रूम का। तो नॉन पोरस होना चाहिए, मतलब वहां पर छिद्र नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे छेद नहीं होना चाहिए। एंटी स्टैटिक होना चाहिए, इजी टू क्लीन होना चाहिए, बीच बीच उसमें ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, विदाउट ज्वाइंट का आपका होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर रूम। और आपका क्लीन होना चाहिए एकदम, आपका कलर जो है ऐसा होना चाहिए इस पे कभी भी आपका कुछ भी नीचे गिर रहा है ना, ब्लड हो गया है, अगर इंस्ट्रूमेंट कुछ भी जा रहा है तो इसलिए आपका विजुअल होना चाहिए, राइट। इस तरीके का आपका डिजाइन होना चाहिए आपका, बीच में कुछ भी छेद नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, स्मूथ और आपका क्लीन होना चाहिए। फिर आ जाएगा आपका वॉल्स, जो आपकी दीवार है वो कैसी होना चाहिए, दीवार होना चाहिए आपकी स्मूथ होना चाहिए, नॉन पोरस होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का वहां पर छेद वगैरह नहीं होना चाहिए, ओपनिंग नहीं होना चाहिए। एंड रजिस्ट टू क्लीन एजेंट, जो रजिस्ट होना चाहिए आपका क्लीनिंग के लिए एजेंट। मिनिमल फिक्सचर टू रिड्यूस डस्ट एक्यूमुलेशन, है ना, जहां उनका जो फिक्सचर है वो मिनिमल होना चाहिए जिससे कि आपका डस्ट का एक्यूमुलेशन ना हो पाए,
दीवार यदि आपकी स्मूथ रहेगी, कलर भी उनका ऐसा होना चाहिए जो कि ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं भी होना चाहिए, नॉर्मल कलर होना चाहिए, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, जो कि आइस को साथ ज़्यादा कांटेक्ट भी ना हो, है ना। इस तरीके से आपका कलर होना चाहिए। फिर आ जाता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होना चाहिए विथ हाई एफिशिएंसी पार्टी पार्टिकुलेट एयर। जो आपका पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आता है वो आपके ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए HEPA पार्टिकुलर इफिशिएंसी हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। फिल्टर रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंटामिनेशन। जिस जो क्या करता है, फिल्टर करता है और रिड्यूस करता है कंटामिनेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब वहाँ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपका क्या होना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? मेंटेन बिटवीन फ़ारेनहाइट में यदि हम देखें तो 68 से लेकर 73 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। सेल्सियस में आपका 20 से 23 डिग्री सेल्सियस आपका ह्यूमिडिटी होना चाहिए बिटवीन 20। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इसकी होनी चाहिए, फिल्टर जो होता है आपका वो होना चाहिए आपका 20 to 60%, राइट। लाइट भी आपका थोड़ा सा छोटी ऑपरेशन थिएटर का आपका लाइट है आगे यहाँ पर। आपकी जो लाइट का डिजाइन कैसा होना चाहिए अभी हम उसके बारे में देखेंगे। तो लाइटनिंग हाई इंटेंसिटी, जो आपकी लाइट है वो आपकी हाई इंटेंसिटी होना चाहिए। शेडो फ्री लाइट होना चाहिए। एम्बियंट लाइटिंग शुड बी एडजस्टेबल, और जो आपकी लाइट का एम्बियंट है वो एडजस्टेबल होना चाहिए। आपका जो कॉन्ट्रास्ट है एम्बियंट है आप उसको कम करना चाहते हो या हाई करना चाहते हो कॉन्ट्रास्ट उसका एम्बियंट, वो भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, एडजस्टेबल लाइट होना चाहिए। और स्पेशली जो आपका बेड है उसके जस्ट अबव होना चाहिए, उसके जस्ट ऊपर होना चाहिए, और एडजस्टेबल होना चाहिए, उसका शैडो फ्री लाइट होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट उसका एडजस्ट होना चाहिए, एम्बियंट उसका एडजस्ट होना चाहिए, राइट। और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी, मूवेबल भी होना चाहिए। ओके, चलिए अभी हम देखेंगे स्टाफ एंड मेंबर ऑफ द ओटी टीम। स्टाफिंग एंड मेंबर ऑफ द ओटी टीम। ओटी टीम में कौन कौन से मेंबर होते हैं, कौन कौन से आपके स्टाफ यहाँ पर होते हैं। तो फर्स्ट तो आपका सर्जन। सर्जन वो होता है जो पर्सन सर्जरी करता है, डॉक्टर है ना। सर्जिकल जो पर्सन आपका सर्जन कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, वो आपका सर्जन होता है, डॉक्टर, राइट। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नर्स एनेस्थेटिक ना। आपका एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिक नर्स होना चाहिए, जो क्या करते हैं, मैनेज एनेस्थेसिया एंड मॉनिटर पेशेंट वाइटल साइन। जिनका स्पेशली काम होता है एनेस्थेसिया को मैनेज करना और मॉनिटर करना पेशेंट के वाइटल साइन को। स्क्रब नर्स और सर्जिकल टेक्नोलॉजी। दूसरा आ जाएगा स्क्रब नर्स, मेंटेन द स्टेराइल फील्ड एंड असिस्ट द सर्जन बाय पासिंग इंस्ट्रूमेंट। स्क्रब नर्स का क्या काम होता है? सर्जरी को मेंटेन करती है, स्टाइल की सेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करती है, जो कि वॉश आउट होती है स्क्रब नर्स। और इसका ओनली वर्क होता है पास करना इंस्ट्रूमेंट को। ये डॉक्टर के पास रहती है, डॉक्टर को असिस्ट करती है और इंस्ट्रूमेंट को पास करती है ड्यूरिंग ऑपरेशन थिएटर। फिर सर्कुलेटिंग नर्स। सर्कुलेटिंग नर्स क्या करती है? मैनेज द ओवरऑल इन्वायरमेंट इन द ऑपरेशन रूम इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसीजर एंड हैंडलिंग नॉन स्टेराइल इक्विपमेंट, राइट। अब जो सर्कुलेटिंग नर्स रहती है ये क्या करती है? डॉक्यूमेंट को मैनेज वगैरह करती है, और जो भी अदर रिक्वायरमेंट रहती है पेशेंट को, जैसे आईवी अटैच करना, कोई इंजेक्शन देना, राइट, ये सारा काम देखती है आपकी सर्कुलेटिंग नर्स और नॉन स्टेराइल नर्स। फिर ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन का क्या काम होता है? प्रिपेयर एंड मेंटेन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। ये क्या करता है? आपको प्रिपेयर करता है आपको एंड मेंटेन करता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को एंड इक्विपमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए और जो भी आपके इक्विपमेंट हो गए, ओटी टेक्नीशियन क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। और जो भी अदर इक्विपमेंट है जैसे कि आपका हो गया वहाँ पर सीआर वगैरह यूज होता है, राइट, और जो भी डिस्प्ले वगैरह यूज हो रही है वो सारी चीजें असिस्ट करना डॉक्टर को। फिर आ जाता है आपका डिजाइन पैरामीटर टू कीप इन माइंड व्हाइल सेटिंग ओटी। जब भी आप ओटी का डिजाइन कर रहे हो तो आपको क्या क्या पैरामीटर्स आपके माइंड में रखने होते हैं, किन किन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है, उनके बारे में हम यहाँ पर दिखने वाले हैं।
तो फर्स्ट बना जाएगा आपका अवॉइड अनरिलेटेड हॉस्पिटल ट्रैफिक ना, अवॉइड करना है आपको अनरिलेटेड हॉस्पिटल ट्रैफिक के बारे में। अनरिलेटेड आपका कोई भी यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपकी ओटी डिजाइन होना चाहिए। अवॉइड आउटडोर नॉइस, आउटडोर नॉइस आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, राइट। बाहर की कोई किसी प्रकार की ओटी के अंदर नॉइस नहीं आना चाहिए। दूसरा इसका कीप इज सुपरविजन फॉर द फ्यूचर एक्सपांशन, फ्यूचर में यदि आपको एक्सपांड करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रोविजन कर सकते हो। कीप ए प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपांशन। इजी एक्सेस टू डिपार्टमेंट लाइक आईसीयू, सीएसएसडी, सर्जिकल वार्ड, इजी आपका एक्सेस होना चाहिए अदर डिपार्टमेंट जैसे कि आपका लाइक आईसीयू हो गया, सीएसएसडी हो गया और सर्जिकल वार्ड, राइट। ऑपरेशन थिएटर और आपका सर्जिकल वार्ड पास पास में होना चाहिए। सर्जिकल आईसीयू हो गया ना, सेंट्रल सर्जिकल सप्लाईमेंट डिपार्टमेंट है वो भी, राइट। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपके पास पास मुझे होना चाहिए, इजी टू असेसबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ऑपरेशन के दौरान आप पेशेंट शिफ्ट करना और आईसीयू आपका ऑपरेशन रूम से बहुत दूर है ना, या आपका सीएसडी रूम बहुत दूर है तो आपको आने जाने में इतना टाइम जा रहा है तो ऑपरेशन आपको डिले हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से आपको डिजाइन करना होता है। डोर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग डोर होना चाहिए आपके, ताकि आपका एयर का प्रॉपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन ना हो इससे के लिए। स्मूथ बट नॉट स्लिपरी फ्लोर, जो आपका फ्लोर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए बट नॉट स्लिपरी, स्लिपरी नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। सीलिंग एंड वॉल पेंटेड विद वॉशेबल पेंट, जो आपकी सीलिंग है और वॉल है आपकी दीवार है वो आप पेंटेड होना चाहिए वॉशेबल पेंट से। नी, फुट एंड एल्बो ऑपरेटेड टैप्स, जो आपके नी का और आपके फुट और एल्बो का ऑपरेटेड टैप्स है वो आपके अवेलेबल होना चाहिए, राइट। फिर आ जाएगा प्रोविजन ऑफ हाई इफिशिएंसी ऑटोक्लेव, आपका प्रोविजन होना चाहिए हाई इफिशिएंसी ऑटोक्लेव होना चाहिए आपके पास। इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम विच कैन नॉट बी एक्टिवेटेड विदाउट यूज ऑफ हैंड, है ना, आपके पास इमरजेंसी कम्युनिकेशन होना चाहिए जो कि आपका विदाउट हैंड को एक्टिवेट किए यूज हो जाए, है ना, आपको हाथ से उसको टच नहीं करना पड़े और आपका वो एक्टिवेट हो जाए आपको कम्युनिकेशन के लिए, ऐसे डिवाइस आपके पास होना चाहिए। रेडियोलॉजी, फिल्म इल्यूमिनेशन, रेडियोलॉजी और फिल्म एल्यूमिनेशन भी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि सीआरएम वगैरह हो गया एक्सेट्रा, ये भी आपके पास होना चाहिए। फिर एनी ओटी मस्ट बी इंक्लूड फॉलोइंग मिनिमम सर्विस इन इट्स डिजाइन। अब जो कुछ आपका एनी ओटी मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग मिनिमम सर्विस एंड इट्स डिजाइन, जो सर्विस और डिजाइन है वो किसी भी ओटी में इतना मिनिमम फॉलो होना चाहिए, उसके बारे में हम अभी अगले स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका मेजर ऑपरेशन रूम, पहले आपका एक मेजर ऑपरेशन रूम होना चाहिए, एक रिकवरी रूम होना चाहिए, सब स्ट्राइल एरिया और वर्क एरिया आपका होना चाहिए, स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट सप्लाई एंड स्टोरेज होना चाहिए, देन स्क्रब एरिया होना चाहिए, क्लीन अप एरिया होना चाहिए आपका, मेल ड्रेसिंग रूम एंड टॉयलेट होना चाहिए, फीमेल ड्रेसिंग रूम एंड टॉयलेट होना चाहिए, नर्स स्टेशन और वर्क एरिया भी आपका होना चाहिए, इतना आपको विशेष ध्यान में रखना। और व्हील चेयर और स्ट्रेचर एरिया आपका होना चाहिए। और आपका दूसरा जो भी आपके सीआर मशीन से रेडियोलॉजी है उनको रखने के लिए भी आपका एक एरिया होना चाहिए, राइट। फिर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओटी नर्स, जो ओटी नर्स होती है उसकी क्या क्या ड्यूटीज क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ओटी नर्स, प्री ऑपरेटिव ड्यूटीज, पहले जो ड्यूटी होती है वो कौन सी होती है, प्री ऑपरेटिव ड्यूटीज, जिसमें क्या करती है नर्स, प्रिपेयर द ऑपरेटिंग रूम फॉर द अरेंजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाई, इसमें क्या करती है नर्स, आपको प्रिपेयर करती है ऑपरेटिंग के दौरान जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उनको ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखते हैं। वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी, सर्जिकल साइट एंड कंसेंट फॉर्म, ऑपरेशन से पहले पेशेंट की आइडेंटिटी को आपको वेरीफाई करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और का ऑपरेशन था किसी और पेशेंट को उठा के लेकर के आ गए ना, किस सर्जिकल साइट को आपको ऑपरेट करना है, किस जगह आपका सर्जिकल साइट होता है वहाँ का आपका पूरा पार्ट प्रिपरेशन करना है, आपका सेविंग वगैरह करना है, कंसेंट फॉर्म लेना है आपको, पेशेंट के साइन लेना है, पेशेंट के रिलेटिव के आपको साइन लेना है, कंसेंट लेना है, हाई रिस्क फॉर्म लेना है, असिस्ट इन पोजिशनिंग द पेशेंट एंड अप्लाइंग सर्जिकल ड्रैप्स, पेशेंट की पोजीशन देने के लिए आपको असिस्ट करना है किस जगह ऑपरेशन हो रहा है,
और सर्जिकल ड्रेप्स भी आपको अप्लाई करना है। इंट्रा ऑपरेटिव ड्यूटीज, अभी ऑपरेशन के टाइम आपकी क्या ड्यूटी रहेगी? प्री मतलब पहले, इंट्रा मीन्स ऑपरेशन के टाइम, पोस्ट मतलब ऑपरेशन के बाद में, आफ्टर, राइट। तो इंट्रा ऑपरेटिव में क्या रहेगी? मेंटेन स्टेराइल बाय एंश्योरिंग द स्टेराइल फील्ड इज नॉट compromised. Maintain sterility by ensuring the sterile field is not compromised. आपको स्टेराइल टेक्नोलॉजी, सेप्टिक टेक्निक, स्टेराइल आपको मेंटेन करके रखना है और एंश्योर करना है स्टेराइल फील्ड इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड है। एंश्योर करना है आपको स्टेराइल फील्ड में आपको किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, पूरी तरीके से आपको एसेप्टिक टेक्निक आपको स्ट्रिक्टली एंश्योर करना है, स्ट्रिक्टली आपको मेंटेन करना है। असिस्ट द सर्जिकल टीम बाय पासिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल, सर्जिकल टीम को आपको असिस्ट करना है, किसके लिए? आपको पास करना है, पास करना है आपको जो भी इक्विपमेंट हो गए, जो भी आपके आर्टिकल्स हो गए, डॉक्टर को जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आपको डॉक्टर को पास करना है, राइट। असिस्ट सर्जिकल टीम बाय पासिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स, मॉनिटर द पेशेंट वाइटल साइन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेराइल फील्ड, मॉनिटर करना है आपको पेशेंट के वाइटल साइंस को एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फील्ड। पोस्ट ऑपरेटिव में आपका क्या रहेगा? फिर ये आपका प्री ऑपरेटिव हो गया, इंट्रा ऑपरेटिव हो गया, अभी हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव के बारे में। पोस्ट ऑपरेटिव में आपका रहेगा असिस्ट। अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव ड्यूटी, मीन्स ऑपरेशन के बाद नर्स का क्या रोल होता है उसके बारे में। तो असिस्ट इन ट्रांसफेरिंग द पेशेंट टू रिकवरी एरिया, पेशेंट को, नर्स को क्या करना है? रिकवरी एरिया तक उसको ट्रांसफर करना है, पोस्ट ऑपरेटिव एरिया तक पेशेंट को रेफर ट्रांसफर करने में असिस्ट करना है, हेल्प करना है, राइट। फिर आ जाएगा आपका एंश्योर ऑल इंस्ट्रूमेंट एंड स्पंज आर अकाउंटेड फॉर ना, आपको एंश्योर करना है, आपको श्योर करना है कि जो भी ऑल इंस्ट्रूमेंट है और स्पंज वगैरह है वो अकाउंटेंट हैं कि नहीं। डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर एंड एनी स्पेसिमेन टेकन, जो भी आपने कोई भी स्पेसिमेन लिया ड्यूरिंग ऑपरेशन तो वो उसको आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट करना है, उसके बारे में आपको जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में आपको इसमें आपको एंट्री करना है ना। प्रोवाइड पोस्ट ऑपरेटिव केयर इंस्ट्रूमेंट एंड सपोर्ट फॉर टू द पेशेंट, क्या करना है आगे? आपको प्रोवाइड पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड करना है, इंस्ट्रूमेंट एंड सपोर्ट टू द पेशेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड आपको प्रोवाइड पोस्ट ऑपरेटिव केयर टू इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करना है, इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट भी आपको पेशेंट को देना है, राइट। तो एक बार हम इससे रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या देखा हमने। ऑपरेशन थिएटर के बारे में देखा, व्हाट इज ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर आपका क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर एक एरिया होता है, एक रूम होता है जहां पर कोई भी सर्जरी परफॉर्म होती है, कोई भी ऑपरेशन जहां पर परफॉर्म होता है, सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है, मिनिमम स्मॉल सर्जरी हो सकती है, लार्ज सर्जरी हो सकती है ना, ऑपरेटिव प्रोसीजर हो सकती है फॉर डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, राइट। तो ऑपरेशन थिएटर क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर इन हॉस्पिटल वेयर ऑपरेशन, सर्जरी और ऑपरेटिव प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म, ये क्या हो गया? ऑपरेशन थिएटर, इधर डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट पर्पस। फिर इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, द डिजाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर ओटी इज क्रूशियल फॉर एंश्योरिंग स्टेराइल एनवायरनमेंट ना, ये क्रूशियल होती है, आपको इसमें एंश्योर करना है एनवायरनमेंट आपका स्टेराइल होना चाहिए, विथ मिनिमम इन्फेक्शन होना चाहिए, मिनिमाइज इन्फेक्शन रिस्क एंड आउटकम सर्जिकल आउटकम। ये आपका ईमेल्स है। अब इसमें कौन कौन से जोन होते हैं? फर्स्ट आपका जो जोन आता है अनरेस्ट्रिक्टेड जोन। अनरेस्ट्रिक्टेड जोन वो होता है जहां पर कोई भी पर्सन आ सकता है, जैसे आपका शूट रूम हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑफिस हो गया, नर्सिंग आपका नर्सिंग स्टेशन हो गया, चेंजिंग रूम्स हो गया, स्टोरेज एरिया हो गया ना, क्लीन सप्लाई का जो स्टोरेज एरिया होता है वो हो गया, आपका CST डिपार्टमेंट वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें आ जाती है आपका अनरेस्ट्रिक्टेड एरिया में। आपका प्री ऑप रूम हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव रूम हो गया, ये सब किस में आता है? आपका अनरेस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब यहाँ पर नॉर्मल पर्सन भी विदाउट आपके
स्टाइल गाउन कैप मार्क्स के आ सकते हैं, है ना। नो स्पेसिफिक अटायर, इसके लिए किसी भी स्पेसिफिक अटायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पर आप जनरल क्लीनलीनेस भी मेंटेन कर सकते हो। फिर आता है सेमी रेस्ट्रिक्टेड। सेमी रेस्ट्रिक्टेड जो कि थोड़ा सा अनरेस्ट्रिक्टेड से थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रिकॉशन यूज करना होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होता है। इंक्लूडिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेरिफेरल सपोर्ट एरिया जैसे कि कॉरिडोर्स हो गया, स्क्रब एरिया हो गया, स्टाइल स्टोरेज हो गया, ये सारे किस्म आ जाते हैं आपके सब रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। कौन सा, कॉरिडोर हो गया, स्ट्राइल स्क्रब एरिया हो गया और स्ट्राइल स्टोरेज हो गया, राइट। इसका कैरेक्टर हो गया, पर्सन मस्ट वेयर सर्जिकल अटायर एंड कवर देयर हेयर। यहाँ पर आने से पहले आपको ध्यान में रखना है, सर्जिकल अटायर, आपको सर्जिकल जो भी चीजें हैं इक्विपमेंट वो आपको वेयर करना है और आपके हेयर कवर करना है क्योंकि आपका बाल ना झड़े, राइट। फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया फाइनली जो कि आपका ऑपरेशन थिएटर रूम होता है, जहाँ पर आपको जाने से पहले विशेष ध्यान रखना होता है, आपको कैप मार्क्स गाउन विदाउट आपको स्टाइल प्रोसीजर के स्टाइल चीज़ों के आपको अंदर नहीं जाना है। हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, नॉर्मल पर्सन के यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं होता है, ओनली ऑपरेशन और ऑथराइज पर्सन यहाँ पर एंट्री करते हैं। ऑपरेशन टीम, डॉक्टर, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, नर्सेज, ये लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज इधर किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है, वो भी प्रॉपर तरीके से गाउन ग्लव मास्क स्टाइल चीजें को वेयर करके ही आपको एंट्री करना होता है, ओके। फिर आता है डिस्पोजेबल जोन और एरिया। ये जो वो एरिया होता है जहाँ पर आप क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हो, डिस्पोजेबल करते हो चीज़ों को जिनका आपका यूज हो चुका है, जैसे वेस्ट बायो हजार्ड वेस्ट हो गया, BMW वेस्ट हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना, डिस्पोजेबल कैप मास्क ग्लव्स हो गया, ये आ जाता है आपका डिस्पोजेबल एरिया। फिर सब एरिया विद इन द ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो सब एरिया होते हैं, जैसे प्रिपरेशन रूम हो गया, प्रिपरेशन रूम फॉर पेशेंट एंड सर्जिकल टीम के लिए होता है ना, जहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह सर्जिकल टीम को प्रिपेयर करते हैं। फिर एनेस्थेसिया रूम में, है ना, बड़े सेटअप में होता है, जहाँ पर एनेस्थेसिया देते हैं पेशेंट को, प्री एंड पोस्ट के लिए हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं। फिर स्ट्राइल रूम आता है, जहाँ पर आप स्ट्राइल इक्विपमेंट सप्लाई होती है ना। स्क्रब एरिया आता है, जहाँ पर स्क्रब रहता है। फिर रिकवरी रूम आता है। तो ये आपके सब एरिया विद इन ऑपरेशन थिएटर। फिर ऑपरेटिंग रूम में मैंने आपको बता ही दिया इसका कैसा होना चाहिए, साइज और नंबर इसका टिपिकली ये 400 स्क्वायर मीटर का आपका फिट का होना चाहिए और डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल की कैपेसिटी पर और लोड के ऊपर। फिर आप अलग अलग यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर रूम बना सकते हो एज पर आपके कंडीशन और आपके हॉस्पिटल सेटअप के अकॉर्डिंग। जैसे कार्डियो का अलग हो गया, नेफ्रो का अलग हो गया, ऑर्थो का अलग हो गया, राइट, जनरल का अलग हो गया, जनरल सर्जरीज का, आपका गायनिक का अलग हो गया, है ना, डिलीवरी रूम अलग हो गया। तो ये आप अलग अलग कर सकते हो। डोर आपका स्लाइडिंग होना चाहिए, सरफेस आपका एंटी पोर होना चाहिए, एंटी स्टैटिक होना चाहिए और आपका इजी टू क्लीन होना चाहिए, बीच में किसी प्रकार का जॉइंट नहीं होना चाहिए, बॉल आपका स्मूथ होना चाहिए। वेंटिलेशन आपका पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होना चाहिए, किसी प्रकार का विंडोज वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आपका 20 से 23 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ह्यूमिडिटी आपकी 20 से 60 होना चाहिए। लाइट आपका शेडो फ्री होना चाहिए, सर्जिकल लाइट होनी चाहिए, आपके बेड के जस्ट ऊपर होना चाहिए। इनका एम्बियंट जो एडजस्टेबल होना चाहिए, इनका लाइट भी पोजीशन भी इनकी एडजस्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल मूवेबल होना चाहिए। स्टाफ में कौन कौन आते हैं, सर्जन, सर्जन वो होता है जो सर्जरी करता है। फिर आता है स्क्रब असिस्टेंट आता है जो डॉक्टर को असिस्ट करता है ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थेटोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिक नर्स जो एनेस्थेसिया देती है, एनेस्थेसिया को मॉनिटर करती है, वाइटल साइन को। स्क्रब नर्स और सर्जिकल टेक्नोलॉजी। स्क्रब नर्स वो होती है जो स्क्रब होती है, बॉस होती है जो असिस्ट करती है डॉक्टर को ड्यूरिंग सर्जरी, पासिंग इंस्ट्रूमेंट करने के लिए। सर्कुलेटरी नर्स वो होती है जो इंजेक्शन हो गया, आपका आईवी सेट हो गया, जो भी इंजेक्टेबल चीजें चल रही उनको देने के लिए, एंटीबायोटिक देने के लिए वो होती है आपकी सर्कुलेटरी नर्स, है ना। ओटी टेक्नीशियन वो होता है जो आपका इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए उनको असिस्ट करता है, जैसे सीआरएम वगैरह हो गया ना, जो भी आर्टिकल्स वगैरह है उसके लिए होता है। तो डिजाइन एंड पैरामीटर टू बी कैप इन माइंड। जब भी आप ओटी का डिजाइन कर रहे हो आपको कौन कौन सी चीज़ों का याद रखना है। अवॉइड अनरिलेटेड हॉस्पिटल ट्रैफिक। अनरिलेटेड आपको हॉस्पिटल ट्रैफिक उसको आपको अवॉइड करना होता है, मॉनिटर करना होता है आपको। अवॉइड आउटडोर किसी भी प्रकार की नॉइस ना है वो आपको ध्यान में रखना है।
प्रोविजन फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में एक्सपांड करना है तो उसके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो। इजी टू असेस होना चाहिए आपका, आईसीयू हो गया, सेंट्रल सर्जिकल डिपार्टमेंट वो भी इजी टू असेस होना चाहिए ना, बोर्ड आपका सर्जिकल पोस्ट ऑपरेटिव, डोर आपके स्लाइडिंग होना चाहिए, चूं चूं की आवाज नहीं आना चाहिए, राइट। स्मूथ बट फ्लोर आपका स्मूथ होना चाहिए बट नॉट स्लिपरी, ऐसा नहीं होगी स्लिप होकर गिर जाए ना, तो स्मूथ तो होना चाहिए पर नॉट स्लिपरी होना चाहिए। सीलिंग एंड वॉल पेंटेबल वॉशेबल पेंट, सीलिंग और वॉल है वॉशेबल पेंट से आपकी पेंट होना चाहिए। नी फुट टैप होना चाहिए आपका, ऑपरेटिव टैप है ना। प्रोविजन फॉर हाई एफिशिएंसी ऑटोक्लेव मशीन होना चाहिए। इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए जो विदाउट हैंड टच किए ऑपरेट हो, राइट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होना चाहिए। फिर क्या क्या आपको सर्विस और डिजाइन प्रोवाइड करना है। मिनिमम आपका ऑपरेशन थिएटर रूम होना चाहिए, रिकवरी रूम होना चाहिए, सब स्ट्राइल एरिया होना चाहिए, स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट एंड स्टोरेज होना चाहिए, स्क्रब एरिया होना चाहिए, क्लीन अप एरिया होना चाहिए, मेल ड्रेसिंग रूम एंड टॉयलेट होना चाहिए, फीमेल ड्रेसिंग रूम एंड टॉयलेट होना चाहिए, नर्स और वर्क स्टेशन भी आपका होना चाहिए, व्हील चेयर और स्ट्रेचर एरिया भी आपका होना चाहिए। ड्यूटीज के बारे में मैंने आपको भी जस्ट बता ही दिया है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।